This topic is really close to the topic in work energy power and which goes like this. अगर आप लोग को याद हो तो हमने वर्क एनर्जी पावर में फोर्स इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर किया था। बेटा देखो, फोर्स इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, कुछ लोगों के लिए ये चीज इतनी थी सिंपल होगी कि जैसे कुछ याद कर रहे हैं। बेटा एल एच एस वैक्टर है। पूरी फिजिक्स में जिसको वेक्टर्स को रिस्पेक्ट करनी नहीं आती उसको कम ही फिजिक्स समझ आती है। तो आप इसे सजा के ऐसे लिखोगे कि सर एफ मस्ट बी माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई प्लस डेल यू बाई डेल वाई जे प्लस डेल यू बाई डेल जेड की। अब बेटा ये सिंबल डी यू बाई डी आर और डेल, ये वाला सिंबल थोड़ा सा अलग है। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए होता है। आप चाहो तो इसमें कोई अंतर ना समझो अभी, बस इतना समझ लेना कि जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तब वाई और जेड एक नंबर या कांस्टेंट हो जाएंगे। इसी को पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। कि अगर मान लो तीन वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड और तुम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ऐसे मानोगे कि वाई और जेड आर मियर कांस्टेंट या नंबर ओनली। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 3xy प्लस एक्स जेड लिखा है और इसको मैं डिफरेंशिएट करना चाहूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो मैं 3 और y को एक साथ एक नंबर मानूंगा और x का डिफरेंशिएशन 1 आता है तो मेरे लिए आंसर आता है 3y। x और z में z को एक नंबर मानूंगा और इस x का डिफरेंशिएशन आता है 1, तो मेरे लिए ऐसा रिजल्ट आ जाता। दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखो बेटा, कहने को बच्चे क्या कर सकते हैं, वो इसका एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन बना सकते हैं जैसे मैंने लिखा। लेकिन वो बच्चे ज़्यादा समझदार होते हैं जो इसको फील भी करते हैं। मैं कुछ स्टेटमेंट लिखता हूँ। बेटा याद रखना, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, स्प्रिंग आर कंजर्वेटिव फील्ड्स। मतलब ये कुछ इस तरह से एक्ट करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करना है। माइनस साइन वही रिप्रेजेंट करता है। फोर्स विल एक्ट इन सच फैशन टू डिक्रीज ये माइनस साइन ये दिखाता है कि फोर्स कुछ इस तरह से लगेगा, और ये डिफरेंशिएशन और माइनस साइन मिलके ये दिखाता है कि फोर्स कुछ ऐसा लगेगा कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा डिक्रीज हो। बेटा आप इसको ऐसे समझ सकते हो,
सपोज बेटा मैं आपसे बोल रहा हूँ ये अर्थ है, यहाँ पे एक पार्टिकल है स्मॉल एम। बेटा स्मॉल एम पे फोर्स सीधे ऐसे लगता है, ऐसे नहीं लगता। रीजन क्या है? मान लो ये दूरी कुछ 100 मीटर थी और आप 1 मीटर इस तरफ आए, तो ये दूरी 99 हो जाएगी। लेकिन अगर आप 1 मीटर किसी और डायरेक्शन में जाते, किसी भी डायरेक्शन में बेटा, तब ये दूरी 99 से ज़्यादा होती और हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -G m1 m2/r। अब देख रहे हो कि जब मैं P की तरफ, सोचो मैं ओरिजिनली O पे था, मैं O से P जाऊं या O से Q जाऊं, मेरे पास दो रास्ते हैं, O से P या O से Q। मैं जानता हूं कि फर्स्ट जब मैं O से P जाऊंगा, O टू P वाले पाथ में पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज बाय मैक्सिमम अमाउंट। अब बेटा प्लीज शांति से सुनना कि जब धरती खींचेगी तो ऐसे खींचेगी कि मैं सीधे नीचे आऊं सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ, ओपी रास्ते में। क्यों? आप खुद सोच लो बेटा, अगर मैं ओपी पे जा रहा हूं तो मेरा पोटेंशियल हो जाएगा -G m(m)/99। लेकिन अगर मैं ओ क्यू या और किसी भी पाथ पे चलता, ओ से क्यू की तरफ जाता, तब मेरा पोटेंशियल होता -G m(m)/99 प्लस। अब बेटा ये नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में अब तुम मुझे बेटा कॉमन सेंस से आप देख सके बता सकते हो कि ये इससे बड़ा है। बेटा 99 प्लस मतलब ये क्वांटिटी मैग्नीट्यूड में छोटी आएगी और नेगेटिव में छोटा मतलब बड़ा होता है। दिस इज बिग इसके कंपैरिजन में। और बेटा ये कभी भी लगेगा, जैसे स्प्रिंग को भी खींचना है तो ऐसे खींचेगी कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कम हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, वहां पे भी चार्ज एक दूसरे को ऐसे ढकेलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कम हो। तो आप चाहो तो इस लाइन की बहुत मतलब समझ सकते हो, अब चाहो तो सिर्फ एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन समझ सकते हो। इस लाइन का जो सबसे ज्यादा यूज आप ग्रेविटेशन चैप्टर में करोगे, देखो, whenever I say F इक्वल टू -du/dr, किसी भी फील्ड के लिए आप एक बात समझ जाना, जिस फील्ड पे ये लगता है फॉर्मूला, आप ये तुरंत इंटरप्रिटेशन बताओगे, दिस इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। इस देयरफॉर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड डू नॉट चेंजेस मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम। मतलब अगर कभी भी सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड को काम करने दोगे तो मैकेनिकल एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी। इस लाइन की ये भी इंटरप्रिटेशन है, F इक्वल टू -du/dr लिखते हुए आप ऐसा सोच सकते हो कि कभी भी ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क करेगा, अगर ओनली ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क करेगा तो मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होगी। ना बेटा, दिस इज ए मिसकंसेप्शन। मैं दोबारा बोलता हूँ बेटा,
एक बच्चा पूछ रहा है क्या ग्रेविटेशनल फोर्स COM टू COM लगता है? बेटा नहीं, दिस इज रॉन्ग। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक सेंटर ऑफ मास टू दूसरे सेंटर ऑफ मास लगेगा। ये क्वेश्चन मतलब ये कंसेप्शन गलत है बेटा। ग्रेविटेशनल फील्ड पॉइंट टू पॉइंट लगता है। मुझे पता है कि आपको ये चीज़ ऐसे बोलूंगा तो समझ नहीं आएगी। आप एक ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर देना कि एक सॉलिड स्फीयर है, उसमें कैविटी बना दो और इसके बाहर आप एक पॉइंट मास ले लो। जब तुम इसके इस मास को मान लो m, इसका जब सेंटर ऑफ मास निकाल कर, सपोज यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से ये दूरी आई, अगर तुमने इस फॉर्मूले में इस तरीके से लगाना चाहा कि सर ये सेंटर ऑफ मास है और मैं फॉर्मूला लगा दूंगा g, जो बचा हुआ मास है, मान लो कैविटी, ये कैविटी है। अगर तुमने ऐसे लगाना चाहा बेटा कि सर ये सेंटर ऑफ मास है और ये पॉइंट मास है, तो इन दोनों के बीच की दूरी r1 है, तो फोर्स हो जाएगा G mm/r1²। बेटा ये गलत आ जाएगा, आप करके देख लेना। आपको यही मानना पड़ेगा कि ये कैविटी नहीं है, ये कोई नेगेटिव मास और पॉजिटिव मास साथ में है, और फिर आपको एक पूरे सॉलिड स्फीयर से m के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाना पड़ता, और फिर ये जो कैविटी है उसको नेगेटिव मास जो आपने माना था उससे रिपल्शन करवाना पड़ता, तब रिजल्टेंट फोर्स निकलता। तो बेटा ये कंसेप्शन मत बनाना कि सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास लगता है। अच्छा चलो वापस आते हैं, मैं इस टॉपिक पे ध्यान देता हूँ। कभी भी हम जब ये समझते हैं F इक्वल टू माइनस dy/dr, तो ये एक तरीके से रिलेशन है। बेटा देखो, मैं अगर इसी चीज को ऐसे लिख दूं कि आपने क्या पढ़ा था, ये बताओ, आपने ग्रेविटेशन के रिस्पेक्ट में इसको क्या समझा था, व्हाट इज फोर्स, आप कैसे लिख सकते थे? m1 बेटा आराम से देखना, हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या बनाई थी, -G m1 m2/r। ये थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट मासेस। आपको खुद पता है कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा बेटा, देखो इस माइनस से आप ये माइनस साइन काट दो और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस साइन लगा देना, अभी आप देखोगे आ जाएगा। क्यों? अब जब इस माइनस से ये माइनस साइन काट दोगे तो भी जब d/dr करोगे तो 1/r को डिफरेंशिएट करने पे आपको -1/r² मिल जाएगा जब डिफरेंशिएट कर लोगे। और देखो इस माइनस साइन से ये माइनस साइन कट जाएगा, बट डिफरेंशिएशन से एक माइनस साइन आ जाएगा, और Gm1 m2 यहाँ पे ऑलरेडी है। तो हमको पता चलता है कि ये फॉर्मूला वैलिड है। देखो ग्रेविटेशन में मेरी डेरिवेशन भी यही बता रही है कि अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे फोर्स ही मिलेगा, -Gm1 m2/r²। बेटा माइनस साइन शोज अट्रैक्शन। अगर हम बाई कन्वेंशन अट्रैक्टिव फोर्स लेते हैं तो नेगेटिव होता है। तो इसी रिलेशन को अगर कोई बच्चा चाहे कि सर ऐसा मान लेते हैं कि दोनों तरफ से m2 काट देते हो तो नंबर ही था, काट दो, तो तुमको -Gm1/r² याद करो बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी, या सिंपली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू -d/dr ऑफ, यहाँ पे m2 काट दोगे तो -Gm1/r, बेटा आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाता। तो आप ऐसा भी बुक्स में देख सकते हो, ग्रेविटेशन मतलब जो बात मैंने तुमको फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में कही, वही बात तुम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल लो, और पोटेंशियल के टर्म्स में बोल सकते हो। या कुछ बुक्स में अगर आप इसे ग्रेविटेशनल फील्ड टाइप का समझ लो, तो बुक्स में कुछ ऐसा लिख देंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू माइनस ऑफ
डी बाई डी आर ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। बेटा मैंने बस M2 काट दिया है और कुछ नहीं किया है। देखो अगर ये ही चीज कॉन्सेप्ट तुम समझ पाओगे तो ही तुम सैटेलाइट वाली सारी चीजें कर सकते हो। बेटा ग्रेविटेशन चैप्टर में सिर्फ 4 से 5 कॉन्सेप्ट हैं जो क्रिटिकली लगते हैं, बाकी आप सब डिराइव कर सकते हो। जैसे केपलर्स लॉ में बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आता है, बट केपलर लॉ इज जस्ट ए एप्लीकेशन। जैसे ही तुम लगाओगे, बेचारे केपलर अंकल ने जो बड़ी मेहनत से ऑब्जर्व किया था, आप मैथमेटिकली उसको 5 मिनट में लगा लोगे अगर आपको सब समझ आ गया तो। बेटा मैं इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन लिख देता हूँ, आपको समझाता हूँ। पहले स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन से करूंगा। लेट अस से क्वेश्चन फॉर्म में लिखता हूँ बेटा, एक मास M1 है और एक मास M2 है। इनके बीच की इनिशियल डिस्टेंस इन्फिनिटी है। अब आपने क्या किया, दे आर लेफ्ट टू मूव, मतलब आपने इनको मूव करने के लिए छोड़ दिया और किसी ने हल्का सा यहाँ नज कर दिया, हल्का सा नज डे लिटिल, हल्का सा आपने पुश कर दिया। अब बेटा क्या होता है, M2 जैसे ही थोड़ा आगे आता है वो इसकी फील्ड में आ जाएगा M1 के। अब दोनों अट्रैक्शन से आगे बढ़ने लगते हैं, अब दोनों आ रहे हैं बेटा, M1 दोनों मूव कर रहे हैं। अगर अब आपसे कोई पूछे कि जब ये R दूरी पे होंगे तब इनकी वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट विल बी V1, व्हाट विल बी V2, तो इस समय हमको वो रिलेशन बहुत काम आता है, F इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो बेटा, क्योंकि इस लाइन का इंटरप्रिटेशन ये था कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क करेगी। तो अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करूं तो पहले करते हैं केस 1 में, ये आया मेरा केस 2। दोनों में मुझे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो यहाँ पे भी होगी। बेटा अगर आप भूल गए हो तो मैकेनिकल एनर्जी थी आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बेटा देखो काइनेटिक देखते हैं, M1 और M2 रेस्ट में थे तो काइनेटिक एनर्जी दोनों की मिला के 0। पोटेंशियल देखते हैं, -G M1 M2 बाई इन्फिनिटी। बेटा किसी को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो भी 0 आएगा। तो इनिशियली मैकेनिकल एनर्जी नहीं थी, क्या फाइनली थी, देखते हैं। काइनेटिक तो है, पर कई बार बच्चे जल्दीबाजी में जैसे वो एक ही बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे बोल देगा M2 मूव कर रहा है तो बच्चा सोचता है कि चलो M2 की ले लेते हैं। बेटा आपको सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लेनी होती है। अब ये है काइनेटिक एनर्जी और ये है पोटेंशियल एनर्जी, और ये किसके बराबर होगी, 0 के। क्यों, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होने का मतलब जो पहले थी वही बाद में होगी। बेटा आपको सिर्फ इतना सोचना है कि भाई ये जो स्पीड गेन हो रही है ना, ये लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पे हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, देखो नेगेटिव हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो आपका रिलेशन इस तरह से दिखता। हाँ, इस क्वेश्चन में एक और डेटा आप यूज कर सकते हो बेटा। देखो अगर यही पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया है तो एक डेटा ये हुआ। देखो हमको सिर्फ ऐसा समझना होता है कि क्या क्या हमारे पास है ग्राउंड रूल। तो एक ग्राउंड रूल होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखो तो इस पे जितना फोर्स लग रहा है, कभी भी जिस समय भी जितना लगेगा F1,
इस पे जब ये थोड़ा पास अंदर आ जाएंगे -F1 लगेगा। अगर मैं इन दोनों को मिला के एक सिस्टम बोल रहा हूँ, जो कि मैं बोल रहा हूँ, तब मैं क्या देख रहा हूँ, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, ये दोनों तो इंटरनल फोर्स दे रहे हैं, तब क्या चेंज नहीं हो सकता? इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, नेट, मोमेंटम। हाँ मोमेंटम, तो आप हमेशा क्या लगाओगे एक इक्वेशन, इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको साफ दिखेगा, आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगाना पड़ेगा। हर पॉइंट पे m1v1 मैग्नीट्यूड में m2v2 के बराबर होगा। क्या बेटा ये दो पॉइंट आप ऑब्जर्व कर पाए? देखो ना बेटा, पहले मोमेंटम जीरो था, t इक्वल टू जीरो पे, जब ये रेस्ट में था, और ये भी रेस्ट में था। जब पहले मोमेंटम जीरो है तो बाद में भी जीरो होना चाहिए, पर मोमेंटम तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर तुमने m1v1 वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड गेन किया है, तो m2v2 लेफ्ट हैंड साइड में बराबर होकर इसको कैंसिल करना चाहिए। क्या ये बात आपको समझ आई? यस सर। अच्छा, कोलिजन का पॉइंट क्या होगा? वेयर टू बॉडीज विल कोलाइड। ये जो बॉडी अगर छोड़ी जाए तो ये कहाँ टकराएंगी? बेटा एक और चीज याद करो, आपने नेट फोर्स को ऐसे भी पढ़ा था ना, नेट फोर्स इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम सेंटर ऑफ मास पढ़ा था। आप मुझे बताओ, जब बेटा बाहरी फोर्स की वैल्यू जीरो है, तो क्या एक्सेलरेशन हो सकता है? आंसर है नहीं हो सकता। जब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, तो जो उसकी पहली लोकेशन थी वही रहेगी। यानी जब तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो अगर t इक्वल टू जीरो पे m1 और m2 के बीच में, बेटा देखो m1 m2 बराबर नहीं है कि सेंटर ऑफ मास बीच में आ जाए। अगर तुमने सपोज किया, मैं तुमको फीलिंग देना चाहता हूँ, ये समझो सपोज तुमने किया m1 बड़ा है, सेंटर ऑफ मास इसके पास आ गया सपोज, तो जब कोलिजन होगा ना, तो इसी पॉइंट पे होगा। कुल मिला के ये भावनाएं रखना कि भारी वस्तु धीरे चलेगी और हल्की वस्तु तेज चलेगी। और जो कि आप इस बात से ऑब्जर्व कर भी सकते हैं, m1v1 इक्वल टू m2v2। अगर m1 बड़ा होगा तो v1 छोटा होगा, सेंटर ऑफ मास पे कोलाइड करेंगे। बेटा क्या ये बात आपको थोड़ी सी समझ आ गई? क्या मैं आपको कंजर्वेटिव नेचर पे एक क्वेश्चन कराऊं, जो काफी अच्छा है? ये क्वेश्चन था बेटा, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने कराया। आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट टाइप पे आए। यस सर। यस सर। देखो, आप लोगों ने बुक में स्केप स्पीड सुना होगा, और इस पे बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में भी आते हैं, एनसीईआरटी में भी अच्छी तरीके से कवर किया गया है। हम कॉन्सेप्ट पे देखते हैं। बेटा हम अपने रिस्पेक्ट में अर्थ अंकल को कभी मूव नहीं कराते, यही हमारा हर चीज का ऑब्जर्वेशन होता है, मतलब ऑब्जर्वेशन ग्राउंड हमारा अर्थ ही रहेगा। सपोज ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, अब कैपिटल आर लिख के छोड़ सकते हो, ये मास ऑफ द अर्थ मान लो। अब यहाँ पे आपने एक सैटेलाइट ली, अब आप चाहते क्या हो, सर इसको इतनी कस के स्पीड दें कि ये अर्थ का, सपोज यहाँ तक अर्थ की रेंज है, इस पॉइंट तक अर्थ अंकल खींच सकते हैं, ये बस कुछ ऐसा कर दे कि हाईएस्ट पॉइंट ये आ जाए, जस्ट पार हो जाए, जस्ट आउट हो जाए बाहर। तो इस स्कीप स्पीड को मैं स्केप स्पीड बोलूंगा। ये स्केप स्पीड तब कहलाएगी जब आप एक किसी बॉल को इतनी कस के उछालते हो कि हाईएस्ट पॉइंट इन्फिनिटी आ जाए, और रेंज से बाहर मतलब इन्फिनिटी पहुंच जाओ। हमको उसको स्केप स्पीड नहीं कहेंगे कि जब तुम मारो तो यहाँ वेलोसिटी रहे, यहाँ पे हमको जस्ट पहुंचना है, जस्ट आउट मतलब यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, रीच करने पे जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है बेटा, चाहे तुम ग्रेविटेशनल फील्ड में के अंदर तक उछालो या उसके बाहर जस्ट ले जाओ।
जब सैटेलाइट यहाँ पहुंचे तो उसकी स्पीड फाइनल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। अच्छा बेटा देखो, मैं एयर को, बाकी चीज़ों को नहीं मान रहा अभी। ये एक एजम्पशन है, रियलिटी में हम मानेंगे जब हम सही में सॉल्व करेंगे, लेकिन आपके कोर्स में जब तक बोला ना जाए, आप एयर नहीं मानोगे। तो तुम बताओ इस पूरे प्रोसेस में अ, अगर मैं एक स्पीड दे के छोड़ दे रहा हूँ, किसी चीज़ को स्पीड देने का मतलब यही है कि आप उसको लगातार फ़ोर्स दे रहे हो। आपने एक फुटबॉल को जब किक किया, तो किक करते वक़्त फ़ोर्स दिया, लेकिन एक्चुअली में पूछो आपने फुटबॉल को क्या दिया? जब फुटबॉल आपके पाँव को छोड़ देती है, तो आपने सिर्फ़ उसको एक वेलोसिटी देते हो। तो यहाँ पे और यहाँ पे पूरे प्रोसेस के दौरान जब रॉकेट इसको लॉन्च करता है, तो हम मानते हैं रॉकेट ने उसको एक वेलोसिटी देता है सिर्फ़। बेटा यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, आप ज़रा बताओ? सर माइनस जी एम एम ई बाय आर ई। एमई मास ऑफ सैटेलाइट बाई आर गुड। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक क्या लिखोगे बेटा? सर हाफ एम एस वी वी ई होल स्क्वायर। ऐसा लिखा आपने, देखो। अब बेटा यस। एनर्जी मत देना क्योंकि हम अर्थ के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन जहाँ से होता है वो रेस्ट में ही रहता है बेटा। तो अभी एनर्जी सिर्फ सैटेलाइट के पास है, काइनेटिक एनर्जी। ये आई इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। अब बेटा इसको इक्वेट करेंगे पूरे प्रोसेस में। बेटा आप कितना सोच सकते हो कि फोर्स लगा क्या हुआ, पर जब हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम का टाइप का एक चीज है एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, अब बच्चों की तरह लगाओ कि मैकेनिकल एनर्जी ग्रेविटेशन में कांस्टेंट रहेगी। अब बताओ जब तुम बाहर पहुंचोगे, तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो चुकी होगी? तुम्हारी वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी? जीरो। और पोटेंशियल में जीरो। इस चीज को इन्फिनिटी ले रहे हो, तो बेटा आप खुद ही समझदार हो। बच्चा ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाए। अब कुल मिला के क्या बेटा आप लोग स्केप स्पीड निकाल लोगे? बताओ कितनी आ रही है? सर रूट टू जी एम ई बाय आर ई। अब बेटा ये फॉर्मूला आप सबको याद रखना पड़ता है। ये फॉर्मूला सारे बच्चों को याद रखना पड़ता है। ये फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि तुम बोलोगे कि सर मैं वहीं डिराइव कर लूंगा, कर लोगे बेटा, लेकिन पता है एग्जाम में टाइम बचाती हैं कुछ चीजें। याद हो गई बेटा? यस यस सर। सर। अब बेटा देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। वो बात ये समझ जाते हैं कि बच्चे याद कर रहे हैं। जैसे आपको मैंने बोला कमिट टू मेमोरी, तो वो लोग अब टेक्निक क्या डालेंगे? नीट में, जेई मेंस में दे गिव ए क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड कि एक प्लैनेट है। अच्छा अर्थ के लिए जब तुम इसे निकालते हो, तो ये वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाती है। देखो कितनी तेज है। हमको इतनी तेज किसी पार्टिकल को फेंकना होता है, तब वो अर्थ की ग्रेविटेशन को स्किप मतलब स्केप कर जाता है। ये बात समझ आ गई? अब देखो वो क्या करते हैं, आपको ऐसे देंगे कि एक प्लैनेट है। क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, ये जेई मेंस और या नीट में आने वाला क्वेश्चन है। एक प्लैनेट है जिसकी डेंसिटी अर्थ की 3 टाइम्स है, और जिसका रेडियस अर्थ से ट्वाइस है। तो आप मुझे बताओ वहां पे स्केप स्पीड क्या होगी? इसकी मल्टीपल में बता देना, n इंटू 11.2 के। n की वैल्यू क्या है बेटा? आप लोग अभी करो। और बेटा कभी ना जब टाइम देखो, स्टूडेंट और टीचर में अंतर होता है बेटा। एक स्टूडेंट को एग्जाम प्रोसेस में कैलकुलेशन के साथ फ्रेंडली होना पड़ता है। तो आप घर पे ना एक बार ये सब वैल्यू पुटिंग करके कैलकुलेशन खुद किया करो कि मास ऑफ द अर्थ कितना है, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है। आपको इससे ना रीजनेबिलिटी ऑफ आंसर्स पता लगेगी, कहाँ से कहाँ तक होने चाहिए। बेटा कितना आंसर आ जाएगा?
सर √3। √3। बेटे जो बच्चा समझदार, जो बच्चे जल्दीबाजी में रहते हैं, पुट कर देंगे सर डेंसिटी 3 टाइम्स तो मास 3 टाइम्स। बेटा जबकि आपको सबसे बढ़िया रहता है कि जो चीज़ गिवन है ना, इस एस्केप स्पीड वाले फॉर्मूले को डेंसिटी और रेडियस के टर्म्स में निकाल लो। सर √12 आओ n देखते इक्वल्स √12। आओ देखते हैं बेटा। एक ये फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा, चलो ये हर प्लानिट के लिए ऐसे ही लगेगा। 2GME यानी 2G तो आएगा ही। अब ME पे आते हैं बेटा। लेट अस से कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखते हैं। बेटा फॉर्मूला ऐसे तो लिख ही सकते हो ना, मास को आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हो। फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, ठीक है बेटा, इंटू आर ई। अब क्या ये फॉर्मूला आपको यू स्केप स्पीड कुछ इस तरह से दिखा? सर डायरेक्टली बाकी सब सेम रहेगा। ये रूट ऑफ डेंसिटी इंटू, बेटा एक आर ई काट दो। क्या आप लोग को ऐसा दिखा? देख लो, क्या यहाँ तक आप लोग साथ में हो? यहाँ तक आप लोग को समझ आ रहा है बेटा? यस। तो अगर मैं दो स्केप स्पीड, बेटा वैल्यू पुट करके सकते हो चाहो तो, अगर हम दोनों स्केप स्पीड का रेशियो लें तो मैं ऐसे बोलूँगा UE1 अपॉन UE2। UE1 आप अर्थ को ले लो तो अर्थ के लिए तो ये 11.2 आ जाता है बेटा, किलोमीटर पर सेकंड में आता है बेटा, याद रखना। अब नीचे वाले के पास चलते हैं बेटा, उसका रेडियस कितना है, या हम लोग इसको रेडियस के टर्म्स में लिखते हैं। अर्थ के लिए जब ये आएगी प्रोपोर्शनैलिटी तो ऊपर आएगा रेडियस ऑफ द अर्थ और डेंसिटी ऑफ द अर्थ। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, उस प्लानेट का रेडियस कितना है बेटा, ट्वाइस, तो नीचे लिखोगे 2RE। और डेंसिटी बेटा कितनी है उसकी, थ्राइस, 3 टाइम्स। अब बताओ बेटा, RE से RE कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 2√3। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो escape स्पीड ऑफ द डेड प्लानेट विल बिकम 2√3UE1। बेटा क्या आप लोग को समझ आया क्या हुआ? और ये वो आपको दे देगा कि रेडियस आधा हो गया, मास बढ़ गया। ये मैंने एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बताया जो एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। बेटा आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आया? यस यस सर। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है किसी से भी, तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा देखो अब क्या करो, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो जेई में भी रिपीट हुआ है और आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है वो, तो आओ समझते हैं। लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। अगर हमको सपोज आप ही को यहाँ अर्थ से मार्स पे कोई सैटेलाइट भेजनी है। अच्छा इस प्रोसेस के दौरान ये मानना अर्थ और मार्स रुके हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। इन दोनों को थोड़ा रेस्ट पे एज्यूम करना। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है बट फिर भी आपके काम का है। अगर मुझे एक सैटेलाइट भेजनी है तो मैं किस स्पीड से भेजूंगा कि वो यहाँ पहुंच जाए? सर, जब मिनिमम स्पीड से इतना होगा सर, अगर दोनों सेंटर ज्वाइन कर ले तो एक ऐसा लाइन जहाँ पर दोनों फोर्स मतलब इक्वल, मतलब दोनों फोर्स का उस पर फोर्स 0 हो जाएगा, और उसके बाद से वो उस पॉइंट को पार कर गया तो मार्स उसे अपने आप खींच लेगा। हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बच्चे इस क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि सैटेलाइट को कुछ ऐसे भेजते हैं कि वो बेचारा
यहाँ तक पहुँच जाए, इस लाइन तक। नहीं बेटा, अगर मैं इन दोनों के बीच का एक ऐसा पॉइंट खोजूँ कि तुम जब यहाँ पहुँचो सैटेलाइट जब यहाँ पहुँचे, तब इस पॉइंट पे फोर्स ड्यू टू मार्स इक्वल टू फोर्स ड्यू टू अर्थ। अब जैसे ही तुम ये पॉइंट क्रॉस करोगे, मार्स बोलेगा बेटा आप अपने आप आ जाओ, मैं आपको खींच रहा हूँ। अर्थ, तेरे सूखे बेटा आपको बात समझ आई? बेटा ये विचित्र आवाजें आ रही हैं, मैं आपको अनम्यूट कर लेना। देखो, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल। आपको क्या बता रहा है कि बच्चे क्या सोचते हैं कि सर सैटेलाइट को फेंकते हैं, मार्स के सरफेस पे जस्ट पहुंचाएंगे। तो वो समझते हैं कि सर इस पॉइंट और इस पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वैसे लगा देते हैं कि यहाँ पे स्पीड जीरो कर देंगे, जबकि बेटा यहाँ पे नहीं पहुंचाना होता है उसको। उसको बस इक्विलिब्रियम पॉइंट के जस्ट पार पहुंचाना होता है। तो जिन दो पॉइंट्स पे आप मैकेनिकल एनर्जी लगाओगे, वो पॉइंट कंजर्वेशन लगाओगे, वो ये हैं 1 और 2। आपको सैटेलाइट को जस्ट यहाँ पहुंचा देना है। यहाँ पे मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट जीरो कर दो। उसके बाद उस सैटेलाइट से पूछो दोस्त कहाँ जाओगे, लेफ्ट या राइट? सैटेलाइट बोलेगा देखो मार्स अंकल मुझे बुला लेंगे, तो वो अपने आप सैटेलाइट यहाँ चली जाएगी। बेटा आपको मेरी बात समझ आई? अच्छा बेटा सर एक और बार हाँ, मैं एक और बार बताता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, फीलिंग लोगे तो समझ आएगा। तुम मुझे बताओ, जो चीज आप क्या चाहते हो, आपकी सैटेलाइट जाए और यहाँ पे बहुत तेज स्पीड में जाए कि स्लो स्पीड में जाए? आपको क्या चाहिए? जब लैंडिंग होनी चाहिए तो स्लो होनी चाहिए कि बहुत जाके जस्ट स्लो होनी चाहिए? अब बेटा तुम खुद बताओ मुझे, अगर मैं सैटेलाइट को एक हाई स्पीड दूंगा, अगर जितनी उसके पास स्पीड रहेगी, इसके बाद तो मार्स उसको खुद खींच रहा है, जितना खींचेगा स्पीड बढ़ेगी। तो क्यों चाहते हो कि जब वो सरफेस ऑफ मार्स पे गिरे तो उसके पास एक एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटी हो? हम कभी नहीं चाहेंगे। बेटा मैं एक बार बार एक लाइन कहता हूँ, आपको क्या लगता है वर्ल्ड कौन चला रहा है? बेटा मैं ये इसको घुमा के बोलूंगा नहीं, मैं साफ साफ बोलता हूँ, वर्ल्ड हमेशा इकोनॉमी यानी पैसा प्लस 5 से 10% एथिकल आदमी चला रहे हैं। हर पॉलिसी मनी वाइज बनती है। आप खुद बताओ, एक सैटेलाइट को आप इक्विपमेंट्स में ज़्यादा करना चाहोगे या फ्यूल में? आप एक सैटेलाइट लॉन्च कर, इक्विपमेंट्स। आप हमेशा चाहोगे आप उसमें 10 कैमरा और ऐड कर दो, कुछ सोलर बैटरीज लगा दो कि लाइफ बढ़ जाए, कुछ कंप्यूटर ऐड कर दो। क्यों तुम चाहोगे कि फ्यूल का खर्चा बढ़े? मैं जितनी ज़्यादा, बेटा देखो, सैटेलाइट लॉन्च करने में जितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, हम इसको जितना ज़्यादा बेटा मतलब एनर्जी लगेगी, हम उसका इसका मास हमें उतना कम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। बेटा आप लोग कभी फ्लाइट से ट्रेवल तो करते ही होगे कभी ना कभी। अभी तो कोई नहीं कर रहा होगा कहीं पे ट्रेवल, पहले कर रहे होगे। यस सर। तो आपको एयर होस्टेस लड़कियां ज़्यादा क्यों मिलती हैं बेटा बताओ? तो हल्की होती है इसलिए। हाँ बेटा, इट डजेंट मीन कि आप लोग ऐसा सोचते हो ना कि एयर होस्टेस रहेंगे तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग थ्योरी देते हैं कि सर फीमेल स्टाफ कम सैलरी लेता है। सर कुछ लोग तो अपनी अलग दुनिया में रहते हैं, बोलते हैं नहीं सर दे आर मोर अट्रैक्टिव इसलिए ऐसा होता है। बेटा रियल लॉजिक क्या होता है कि अगर आप वेट को देखें तो लड़कों का एवरेज वेट कभी भी लड़कियों से ज़्यादा होता है। तो फ्लाइट अटेंडेंट या एयर होस्टेस हमेशा मोस्टली लड़कियां होती हैं, और इस वजह से वेट कम होता है, तो हमारा तेल का खर्चा बचता है। आपको पता है कि एक ट्रैवल में ये मैटर नहीं करेगा, पर साल भर के हिसाब से ये काफ़ी मैटर करेगा। और जो जितनी भी फ्लाइट्स होती हैं, वो बड़े कम मार्जिन पे प्रॉफिट में रहती हैं, इसलिए उनके लिए मैटर करता है। अभी आपको थोड़ी देर में क्वेश्चन समझ आएगा, चलो आओ देखते हैं।
स्टार्ट करें बेटा ये क्वेश्चन। अब यही क्वेश्चन मैं थोड़ा स्लो मोशन में बताता हूं। अर्थ, हमारी तलाश क्या है, सैटेलाइट को कितनी स्पीड दें कि सैटेलाइट मार्स पे पहुंच जाए। और बेटा क्वेश्चंस में अर्थ और मार्स नहीं लिखेगा, ये मैं इंटरेस्ट के लिए कर रहा हूँ। प्लैनेट 1 टू प्लैनेट 2 वो लोग बोरिंग लैंग्वेज लिखेंगे कि ये यहाँ पहुंच जाए, सैटेलाइट को आपको यहाँ रीच कराना है, ये इसकी फाइनल डेस्टिनेशन है। तो कॉमन सेंस से मुझे उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट तक लेके भेजना है। सिर्फ मैं इतनी स्पीड दूंगा कि वो जस्ट यहाँ पहुंचे, फोर्थ इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे, सो दैट ये मार्स उसको खींच ले। तो मुझे वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट 0 रखनी है किस पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। तो बेटा लेट अस से कि हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मैं इस दूरी को आर ले रहा हूं, बेटा मैंने सरफेस से इक्विलिब्रियम पॉइंट की दूरी एक्स ले ली है, ये यहां से ले लो बेटा, ज्यादा आसान दुनिया हो जाएगी। एक्स दूरी मैंने सेंटर ऑफ द अर्थ से ले ली है। मन करे तो रेडियस ऑफ द अर्थ कहीं यूज होगा तो कर देंगे। ठीक है बेटा, क्या हम आगे बढ़े। अब ये बताओ तुम मुझे एक्स कैसे निकालोगे। फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ एक्स। ऐसा पॉइंट जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ एंड मार्स बराबर लगे। तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, सैटेलाइट को यहां रख दो और सोचो ये और ये दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स बाय द मार्स इक्वल टू फोर्स बाय द अर्थ। तो जी मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द सैटेलाइट बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू जी मास ऑफ द सैटेलाइट इंटू मास ऑफ द मार्स बाई, बेटा ये आर माइनस एक्स दिख रहा है आपको ना। बेटा टोटल डिस्टेंस अगर आर है जी और ये वाला डिस्टेंस एक्स है, तो ये वाला डिस्टेंस तो आर माइनस एक्स होगा। सर एक्स के अंदर रेडियस ऑफ अर्थ भी आता है। हाँ बेटा, यहाँ से यहाँ तक मान लिया मैंने, यहाँ से हाँ सर। आराम से सोच लो। और कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बेटा आप लोग इंप्रूव कर लेना। बस इतना याद रखना कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, कि तुमको सैटेलाइट को जस्ट वहां तक पहुंचाना है कि जिसके बाद मार्स बोले नहीं मैं डोमिनेटिंग फोर्स हूँ, मैं खींच लूंगा। अगर तुमने यहाँ पे सैटेलाइट को स्पीड दे दी ना बेटा, अब जब मार्स खींचेगा इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी, इसकी लैंडिंग कराने की दिक्कत हो जाएगी बेटा। हम हमेशा चाहते हैं जब किसी प्लैनेट पे हम लैंड करें तो मिनिमम स्पीड पे करें, वरना उसे लैंडिंग नहीं बेटा क्रैशिंग कहेंगे और उसमें कुछ नहीं बचता है। अच्छा, चंद्रयान 2 में हाँ, रोवर लैंडिंग में प्रॉब्लम हो गया थोड़ा। अगर थोड़ा सा माइक्रो परसेंट एरर होता है ना बेटा, तो आपकी कैलकुलेशन जो वहाँ पे क्वेश्चनिंग होती है वो सब होता है, वो पूरी खराब हो जाएगी। मतलब माइक्रो परसेंट में अंतर होगा तो आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ से आप एक्स कैलकुलेट कर लोगे। सर हो गया। नहीं नहीं मत निकालो, बस मैं बोल रहा हूँ एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तुम क्या चाहते थे कि सैटेलाइट जस्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट एक्स पे पहुंच जाए, तो वहां पे हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 0। तो क्यों ना सरफेस ऑफ द अर्थ पे और इन दोनों पॉइंट पे, इन दोनों के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाया जाए। बेटा आप सोचो ना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये डिट्टो जेई में आया था, डिट्टो बिना कुछ डेटा चेंज किए। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बेटा। देखो स्टार्टिंग में पॉइंट 1 पे सरफेस ऑफ द अर्थ पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी बताओ, माइनस जी मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द सैटेलाइट
बाई रेडियस ऑफ द अर्थ होगी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ मास ऑफ द सैटेलाइट इनटू यू स्पीड। क्या बेटा ये सही है? पॉइंट 1 पे मैकेनिकल एनर्जी इतनी होगी, जल्दी बताओ। यस सर। सारे बच्चे श्योर है? सर Yes, sir. मास भी तो सर मास ग्रेविटेशन। गुड बेटा, आप लोग बात समझे। हम लोग क्या करते हैं जल्दीबाजी में, हम लोग जहां पे सोच रहे होते हैं वहीं के बारे में सोचते हैं। बेटा अदर फैक्टर्स, मार्स की वजह से पोटेंशियल नहीं आएगा क्या? बेटा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का? -G m1m2/r। अब जब वो मुझे खुद ही बोल रहा है कि मार्स भी पिक्चर में है, तो आप ऐसे लिखोगे मार्स का मास इनटू सैटेलाइट का मास अपॉन, बेटा उनके बीच की दूरी कितनी बनी ये बताओ। R minus RE. वेरी गुड बेटा। हाँ, अब ये क्या कंप्लीट हो गई? हाँ बेटा, क्योंकि हम प्लैनेट्स को चलता हुआ नहीं मानते हैं। तो अब देखो, हमने सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी ले ली जब वो अर्थ के सरफेस पे हमें लॉन्च करना था। हमने पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मार्स निकाल लिया। अब तुम बताओ, मैं जब इस पॉइंट को यहाँ पहुँचाना चाहूँगा, जस्ट पहुँचाना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी लेंगे बेटा बताओ। सर 0। ये मैकेनिकल एनर्जी एट 1 निकाला या सरफेस ऑफ द अर्थ। आप अच्छे से लिखना बेटा, अपने नोट्स में ये सब सजा के लिखना। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 मिली, कितनी आएगी बेटा बताओ। -GME/ms/x। ये किसकी वजह से आ गई? अर्थ की वजह से। मार्स की वजह से अच्छा कितनी आई? -GMM/MMMS/r-x। कुल मिला के बेटा देखो, आपके पास अननोन क्या था? हमारे पास अननोन था स्पीड ऑफ द सैटेलाइट जितनी दी जाए ताकि वो पहुंच सके। हमको यूं नहीं पता था, हमको सिर्फ अर्थ दिया है, मार्स दिया है, उनके बीच की दूरी दी है, और हमको एक सैटेलाइट लॉन्च करनी थी। मुझे यू निकालना था। बेटा आप लोग को बात समझ आ गई? Yes. मोस्टली बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे सरफेस ऑफ द अर्थ और यहाँ पे डायरेक्टली एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। नहीं बेटा, हमको उतनी स्पीड नहीं देनी होती है कि वो यहाँ पहुँचे। हमको सिर्फ इतनी स्पीड देनी होती है कि जस्ट ये बॉर्डर क्रॉस करे, मार्स अपने आप खींच लेगा। अगर हमने गलती से उतनी स्पीड दी कि वो यहाँ पहुँचे, तो बेटा उसके बाद एक्चुअली में बहुत ज़्यादा स्पीड होगी। क्या बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया? यस सर। अब बेटा मैं सर तुम, वो हाँ बोलो। सर सेकेंड इक्वेशन में -G मार्स इंटू MS/R-RE क्यों लगा, वो समझ में नहीं है। अच्छा बेटा देखो, ये वाला क्यों, ये वाला नहीं समझ आया आपको? सर नहीं, उसके सामने वाला इक्वेशन। ये सर नहीं सर मैकेनिकल E@1 जहाँ लिखे हैं उसके हाँ, ऊपर वाला। ये वाला क्यों, ये वाला? यस सर। बेटा देखो, जब मैं क्या करता हूँ, कई बार कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सिली मिस्टेक में एक काम कर देता है। वो जब पोटेंशियल निकालता है, मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। मतलब कई बार हम लोग क्या करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि जो बगल में है सिर्फ वही पोटेंशियल एनर्जी लगा सकता है। देखो यहाँ सैटेलाइट है, यहाँ अर्थ है, बेटा यहाँ मार्स भी तो है। अगर मुझे सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो अर्थ से भी निकालनी पड़ेगी। मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ, क्योंकि मैं इतना दूरी पे हूँ इससे। लेकिन बेटा मैं यहाँ से भी तो दूर हूँ, तो मैं यहाँ वाला यूज़ करूँगा। मार्स की वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, मैंने वही लिख दी है, Gm1m2 बाई ये दूरी। और ये दूरी बेटा टोटल दूरी हमें स्मॉल आर दी थी, और ये रेडियस ऑफ द अर्थ था, तो मैंने वही लिख दिया है R-RE। बेटा क्या आपको समझ आया? यस सर। मैंने दोनों की इससे पोटेंशियल एनर्जी निकाली है। बेटा आप लोग प्लीज़ नोट्स में ना इस पे कमेंट पे लिख लिया करो, ड्यू टू
अर्थ, और बेटा फॉर्मूले कभी चेंज नहीं होंगे, Gm1m2/r माइनस साइन लगा के। बेटा अब ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी क्योंकि इसमें जैसे ही तुम x को पुट करोगे पहली इक्वेशन से निकाल के, देन ओनली अननोन इज u। कर लोगे बेटा? और डोंट वरी, एग्जाम में वो कैलकुलेशन फ्रेंडली डेटा देंगे कि सब कुछ आपको कैंसिल हो रहा होगा। क्या बेटा हम आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा। बेटा देखो इतना समझ लो कि नाउ दिस इज एन एंगल टू सी कि दैट whenever only the gravitational field is acting, you must apply conservation of mechanical energy। बेटा आप लोग को याद रहेगा, और ये सैटेलाइट की जस्ट बिगिनिंग है। अभी आप जो बोलोगे ना, थोड़े दिनों में हम सैटेलाइट के साथ वो करेंगे कि सर उसको लेफ्ट कैसे मोड़ सकते हैं, राइट कैसे मोड़ सकते हैं, सर लैंडिंग 30 डिग्री पे करानी है। आप चाहो तो हम कितने भी केसेस कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम बेसिक क्या केस कर रहे हैं कि सैटेलाइट लॉन्च करना सीख रहे हैं। सर रिवोल्यूशन हाँ बेटा सब पढ़ेंगे बारी बारी। अभी बेटा देखो आज की क्लास की अगर आप बात समझो तो मुझे ये पॉइंट समझाना बहुत जरूरी था कि आपका फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन रहता है, ये वाला स्टार्टिंग वाला पॉइंट, दिस इज रियली वाइटल। और हम उसी को समझ रहे हैं, उसी के ऑब्जर्वेशन से हमने स्केप स्पीड ये सब निकाली। यानी नाउ यू हैव गॉट एन एंगल ऑफ सॉल्विंग दैट मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। हम जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको अब आप हर जगह यूज करोगे, यू विल यूज दिस लाइन एट एवरी प्लेस। बेटा मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको ये रिलेशन जो मैंने समझाया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू या ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू माइनस हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को x के टर्म्स में, y के टर्म्स में और z के टर्म्स में सॉल्व करना पड़ता है। मैं इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा बेटा, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये बच्चे इसमें सिली मिस्टेक करते हैं। मैं आपको ऐसे देता हूँ, पोटेंशियल बेटा, फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल आपको कुछ इस तरह से दे रखा है, 3xy प्लस zx प्लस 3yz। आपको इतना दे दिया है कि एक हम ऐसी फील्ड में हैं जहां पोटेंशियल इस फॉर्मूले से देते हैं। आपसे पूछा है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालो 0.123 पे। बेटा आप लोग ट्राई करोगे या मैं करके दूं? सर हम ट्राई करेंगे। हाँ करो बेटा, आंसर बताओ। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, बस एक टाइप है, इसलिए मैं करा लेना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इजी क्वेश्चन की वजह से आप अपने मार्क्स गवाओ। और बेटा आपको भारी शब्दों से डर लगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो उसको हटा के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज किया करो। इस तरह एक्सेलरेशन पूछा है बस, जो आप जी डैश लिखते थे ना, एनसीईआरटी में लिखते हो ना जी डैश, बस वही। सर आंसर आपको भेज दिया। हाँ बेटा।
अच्छा 1 2 3 कोऑर्डिनेट्स दिया है। हाँ बेटा। अच्छा मैं वो देख। अच्छा देखो बेटा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, आप इसका मतलब समझो। जब मैं आपको ये रिलेशन दे रहा हूँ, मैंने आपसे बोला था कि प्लीज़ ये रिलेशन आपको ऐसा दिखता है कि ये स्केलर रिलेशन। बेटा फोर्स वेक्टर होता है, ये स्केलर रिलेशन हो ही नहीं सकता। तो आपका फोर्स का फॉर्मूला था माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई, एंड ऐसे ही डेल यू बाई डेल वाई जे प्लस डेल यू बाई डेल जेड के। आपको ऐसा दिखना चाहिए। वही हमें यहाँ पे भी करना है। अगर मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या सिंपली ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो मैं एक माइनस साइन लिखता हूँ और पहले इस पूरे टर्म को, इस पूरे पोटेंशियल टर्म को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा। जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये टर्म आपको कैसा दिखेगा? 3xy का 3y बचेगा, जेड का जेड बचेगा, 3yz को आप जीरो लिखोगे क्योंकि ये सब कांस्टेंट हो गया, इसमें कोई एक्स नहीं था। और इसके बाद आप लगाओगे आई। उसके बाद आप y के रिस्पेक्ट में करते तो जेड एक्स जीरो हो जाता, 3xy में आपको 3x बचता और 3yz में आपका 3z बचता। उसके बाद आप z के रिस्पेक्ट में करते तो ये टर्म जीरो हो जाता और जेड एक्स का आपको x मिलता और 3yz में आपको 3y मिलता। बट आई होप आप लोगों ने फंडा समझ लिया हो। कैलकुलेशन एरर कोई भी कर सकता है बेटा। बेटा किसी को भी पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं आता। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आपको कौन सा डिफरेंशिएशन आता है? एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके 2x आता है। अगर मैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने को बोलूँ तो आप 3 को एज इट इज रहने दोगे, एक्स स्क्वायर का 2x कर दोगे। बेटा ये आता है ना? देखो बेटा, ये आपको आता है और ये भी आपको आता है। अब बस मैं ये बोल रहा हूँ, इस 3 को अगर जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये कोई भी वेरिएबल भी हो सकता है। अगर मैं वाई एक्स स्क्वायर बोलूँ तो आप ऐसे करोगे, सर y तो नंबर है, जब मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y इज जस्ट ए नंबर और x स्क्वायर का 2x आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। सोचो ना, जब मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो 3xy में 3y मुझे एक नंबर या कांस्टेंट या मल्टीप्लायर लग रहा है। तो बेटा आप खुद ही जानते हो 3y एक नंबर बन गया और x का डिफरेंशिएशन 1 आता है। x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा तो मुझे 3y इंटू 1 मिल जाएगा। बेटा आपको समझ आया पार्शियल डिफरेंशिएशन? इतना सा है कि टेक अदर वेरिएबल्स एज प्योर कांस्टेंट, मल्टीप्लायर की तरह। बात समझ आई? अब आप इसी लॉजिक पे सारा कर लोगे और 1 2 3 पुट कर लेना था बेटा। -9i -12j -7। हाँ ठीक है बेटा। आप देखो ना, x की जगह 1 पुट करना था, y की जगह 2 पुट करना था, ये आपका x बना, ये y बना और ये z। जब 3y प्लस जेड पुट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 3 इंटू वाई करोगे तो ये 6 आया, तो 9 9 आई। 3x इंटू 3z, 3x करोगे तो 3 आएगा और 3 तो 12 12 आ गया। और x प्लस 3y करोगे तो 7। तो आपको समझ आ गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक खींचने वाले टाइप का फोर्स लगेगा और इतना लगेगा। ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन इतना होगा, सॉरी। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। ये सिर्फ एक टाइप है, इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं बनेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक बेसिक क्वेश्चन आएगा। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं बेटा। बेटा यहां तक तुमको ये बात समझ आई है? अब एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो इंपॉर्टेंट है। मैं इसको तुम्हें डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत तरीके से समझा सकता हूँ,
तो चलो आओ समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये मास ऑफ द सन है और ये अर्थ है। तो मुझे बस एक सिंपल टर्म्स में बताओ, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ऐसा ही लगेगा ना बेटा? क्या ये बात आपको समझ आ रही है? Yes, sir. अब अगर अर्थ सन के चक्कर काट रहा है तो किसी भी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी में और रेडियस, यहाँ पे मैं रेडियस ले रहा हूँ सन और अर्थ के बीच की दूरी को। आप मुझे कॉमन सेंस से बताओ बेटा, मुझे टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स देखनी है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ, बेटा क्या लगेगा आप बताओ? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर क्रॉस एफ ना। Yes, sir. अब तुम मुझे बताओ, इस फिगर में अगर हमको पता है कि सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर काटता है, तो रेडियस वेक्टर और फोर्स वेक्टर तुम्हें नहीं लग रहा दोनों एंटी पैरेलल है? क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ जाएगा बेटा बताओ? साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? अगर कोई चीज किसी के चक्कर काट रहा है तो टॉर्क कभी नहीं लगेगा, मतलब देख लो बेटा, ये बात समझ आई? तो विच थिंग विल ऑलवेज अप्लाई? जब मैं बोलता हूँ नेट फोर्स जीरो होता है तो क्या लगाते थे? कंजर्वेशन ऑफ, एंगुलर मोमेंट। एंगुलर मोमेंटम। जब नेट फोर्स जीरो होता था तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते थे। जब नेट टॉर्क जीरो होगा तो हम क्या लगाएंगे? ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हमेशा लगेगा, हमेशा। आपको कभी भी ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चन देगा, आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आंख बंद करके लगाओगे। तो देखो यहाँ पे हमारा सुपर हीरो तैयार हो रहा है। इसको ग्रेविटेशन से डर नहीं लगता है, क्यों? इसके पास सारे हथियार तैयार हो रहे हैं। इसको फोर्स का फॉर्मूला निकालना आता है, Gm1m2 आर स्क्वायर। बेटा क्वेश्चन आपके हिसाब से नहीं आएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। इसको पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है, पोटेंशियल एनर्जी का। फोर्स बाय मास करके ये एक्सेलेरेशन भी निकाल लेता है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, बेटा माइनस साइन कभी भी लगा देखो ना तो इसका मतलब सिर्फ होता है अट्रैक्शन टैल वाला। पोटेंशियल एनर्जी दी रखी है, बच्चा हमारा पोटेंशियल भी निकाल लेगा एक पॉइंट मास की वजह से। फिर एक बच्चे ने समझा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये आपके हथियार बन रहे हैं जो आपको यूज करने हैं। और ये किस रिलेशन से आया? कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस डी बाई डी आर ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, या एफ इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर। और उसी बच्चे के पास चौथा हथियार आ गया, नेट टॉर्क जीरो होने की वजह से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बेटा आप जंगल में हंट करने निकले हो, शेर कितना बड़ा आएगा हमें नहीं पता, बट आपके पास ये हथियार है, आप इन्हीं को यूज करोगे। समझ आया बेटा? क्वेश्चन आप कितने भी बना सकते हैं, आओ देखते हैं। बेटा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करें बेटा? ये अर्थ है, यहाँ पे एक छोटा सा मीटर, बेटा जो स्पेस से आता है, आपको समझ आता है ना, कुछ पार्टिकल्स कई बार ऐसे आते हैं जो अर्थ के अंदर चले आते हैं। सैटेलाइट की बात नहीं कर रहा बेटा, मेटेरॉइड्स जानते हो ना आप लोग?
जी इसमें तो सपोज आपको दिया गया है कि ये एक पार्टिकल ऑफ मास जिसकी स्टार्टिंग लाइन ऐसे थी और ये अभी इन्फिनिटी दूरी पे है, बहुत दूर है, और हम अर्थ पे यहाँ पे हैं। इसकी पहली जो हाइट है इसकी स्पीड u है, बट ये हमसे बहुत दूर है, और स्टार्टिंग में बेटा ये सपोज यहाँ पे है, तो इसकी हाइट h थी। अच्छा ये बताओ, अगर ये अपनी धुन में आगे आता रहेगा तो क्या अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगा ना बेटा? तो आपको क्या फील हो रहा है कि इसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसे भी हो सकती है, कुछ यस सर। डिपेंडिंग ऑन द इट्स वेलोसिटी। जितनी वेलोसिटी तेज होगी उतनी इसकी चांसेस है ऐसे निकल जाने की। बहुत ज़्यादा तेज वेलोसिटी होगी पहले स्टार्टिंग में तो ऐसे निकल जाएगा। किसी को बात समझ आई मैंने क्या बोला? अभी बहुत दूर है ये, डोंट वरी, ये अपनी लय में आ रहा है। जब अर्थ के पास आएगा तो अर्थ क्या करेगा? खींचेगा ना बेटा, और जब अर्थ खींचेगा तो इसकी ट्रेजेक्ट्री कोई एक बनेगी कि नहीं? फीलिंग लेके देख लो, कोई एक ना एक तो इसकी ट्रेजेक्ट्री बनेगी। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि वी वांट ट्रेजेक्ट्री लाइक दिस, हम चाहते हैं कि जब ये पार्टिकल आए तो ये अर्थ के साथ क्लोज कम्युनिकेशन करें, मतलब जस्ट छू के निकल जाए। हम नहीं चाहते वो अर्थ के साथ टकराए, बेटा कोई नहीं चाहेगा। तो उसके लिए स्पीड कितनी होनी चाहिए? क्या आप सोच सकते हो? हम कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। कंजर्वेशन बेटा आपके पास जो हथियार है। सर सेंटर ऑफ अर्थ से एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन करना। हाँ, ये देखो, ये आप हो, आप इन्हीं सब में से कुछ लगा सकते हो। दिस इज यू, एंड एनी क्वेश्चन को आने दो, आने दो बेटा। एक बच्चा बोलेगा अच्छा सर इनिशियली वो इन्फिनिटी पे है। हाँ बेटा इन्फिनिटी पे है, और आपको बस इस लाइन की दूरी दे रखी है कि ये लाइन कितनी दूर है। ये लाइन कुछ h दूरी पे आपको दिया हुआ है। तो पहले चाहो तो एक बच्चा ऐसे समझ ले कि जब वो अर्थ को सर जस्ट छू के जाएगा तो लेटस से यहाँ पे स्पीड v होगी उसकी, उस मास की। अब आप बोलोगे सर पहले एक अननोन था u, एक और v आपने मान लिया, तो दो अननोन हो गए तो क्या हुआ? दो इक्वेशन लगाएंगे। बेटा एक चीज बताओ, अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करूं तो इक्वेशन क्या बनेगी? स्टार्टिंग में ये एट इन्फिनिटी है, तो इन अर्थ के बीच में और उस मास के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा? जीरो हो जाएगी। आर जो कि इन्फिनिटी है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। काइनेटिक एनर्जी हम सिर्फ किसको देंगे? इसको। अब बेटा जब ये अर्थ के साथ क्लोज शेव करके निकलेगा तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम। बेटा क्या पोटेंशियल एनर्जी जीरो लोगे क्या इस पॉइंट पे? नहीं ना? नो सर। कितना हो जाएगा? माइनस जी मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ दैट अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है बेटा, तो क्या पहली इक्वेशन आपने लगा ली? कोई डाउट बेटा इसमें? दिस वॉज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब मैं आता हूं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। t इक्वल टू जीरो पे बेटा मैंने क्या देखा? इस मास का
अगर आपको एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला भी याद है बेटा, हम अबाउट सेंटर ऑफ अर्थ लगाएंगे, अबाउट सेंटर ऑफ अर्थ। एंगुलर मोमेंटम जो बच्चे भूल चुके हैं, अगर मैं आपको ओरिजिन दूं और कोई पॉइंट की वेलोसिटी दूं v, तो आप इसको लेते हो r और फॉर्मूला लगाते हो। अगर ये पॉइंट मास है तो फॉर्मूला बनता है m r क्रॉस v। ये होता है पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम। अब देखो, इसको आप सिंपली सजा के, अगर आपको वेलोसिटी ऐसे दे रखी होती तो आप इसको डायरेक्टली इस हाइट से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि परपेंडिकुलर लेते हैं बेटा, m r परपेंडिकुलर इंटू v, अगर v पूरा ले रहे हो तो अगर मैं u को पूरा लूं तो इनिशियली पॉइंट 1 पे और पॉइंट 2 पे पहले एंगुलर मोमेंटम हो जाता है mu इंटू एच, और बाद में कितना हो जाता है बेटा एंगुलर मोमेंटम? जब तुम यहाँ से जाओगे तो देखो डिस्टेंस कितना बचेगा, सिर्फ आर ई, तो मास इंटू वेलोसिटी v इंटू आर ई। देख लो बेटा, जब मैं अर्थ से बगल से गुजर रहा होता तो एम आर वी करो, मास स्मॉल एम रहता, वेलोसिटी v रहती, और परपेंडिकुलर दूरी सेंटर से इतनी आती। अब हमारे पास कितनी इक्वेशन है बेटा? हमारे पास दो इक्वेशन है। हमारे पास कितने अननोन है? हमारे पास दो अननोन है। आंसर आ जाएगा। यस सर। ठीक है, आपको बात समझ आई? अब देखो बेटा, ये कॉन्सेप्ट आपको लेके आगे बढ़ने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो वो इसमें फैंसी डेटा दे देगा, ट्रस्ट मी, बुक टू बुक, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो आपको डेटा चेंज करता रहेगा कि आपकी कैलकुलेशन इजी रहे। अच्छे एग्जामिनेशन हमेशा डेटा कुछ इस तरह से रखेंगे कि आपकी कैलकुलेशन मिनिमम आए। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। ये बात समझ आई बेटा? बेटा क्लियर हुआ ये? किसी कोई डाउट है? Yes, sir. Yes, sir. बेटा अभी मेरे टारगेट में थोड़ा सा और बचा हुआ है, तो मैं जल्दी से उसे करा लेता हूँ। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिखना, ये हर एग्जाम में लगभग आता है। ये इजी होता है, इट्स नॉट ए हार्ड एरिया, बट इट विल कम इनटू द एग्जामिनेशन। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। और बेटा ये बहुत सारे टॉपिक से कनेक्टेड है। आगे चल के मॉडर्न फिजिक्स में बोर मॉडल पूरा ऐसे ही है पढ़ना है, तो आप इस पे ध्यान देना। सपोज मैं एक ऑर्बिट में एक सैटेलाइट को घूमते हुए पा रहा हूँ। मैं एक मास्टर सैटेलाइट और इसको यू स्पीड से घूमते हुए पा रहा हूँ, और ये परफेक्ट रेडियस में घूम रही है बेटा। मैंने गंदा डायग्राम बनाया, आप भावनाओं को समझ जाना कि ये स्मॉलर रेडियस में घूम रही है। अब मुझे इस एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट निकालनी है, कितनी होगी? अगर हमें ये पता है तो भी हम ये जान पाएंगे कि सैटेलाइट को इस ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए कितनी स्पीड चाहिए या कितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए। ये स्टार्टिंग है बेटा। एक बच्चा बड़ी आसानी से एक काम कर सकता है, बोलता है अच्छा सर सैटेलाइट घूम रही है, अच्छा ठीक है सर, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ एम एस यू स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होगी -g एम एस मास ऑफ द अर्थ बाई आर। इतना बच्चा बोलेगा सर दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी और एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अब ये दिखने में सुंदर नहीं है, थोड़ा सा इसको सुंदर बनाते हैं। लेट अस से कि बच्चा ये इमेजिन कर पाए कि सैटेलाइट जाना चाह रही है यहाँ पे, पर ग्रेविटेशनल फोर्स उसको सीधा ना जाने दे कि मोड़ दे रहा है। बेटा आप मेरी बात समझना, आप मुड़े, ग्रेविटेशनल फोर्स की इंटेंशन हमेशा आपको सीधे सेंटर टू सेंटर खींचने के लिए था,
जो भी फोर्स सेंटर टू सेंटर लगते हैं वो बेटा टॉर्क नहीं दे सकते। वो मुड़ा क्योंकि उसकी इच्छा जाने की यहाँ थी। बात समझना, वो इसलिए नहीं मुड़ा कि ग्रेविटेशनल टॉर्क दे सकता है। वो आप जहाँ जा रहे थे ना, उसने तो अपनी लाइन की तरफ खींचा, इसलिए आप थोड़ा सा मुड़ गए। उसने नहीं घुमाया बेटा, उसने तो आपको सीधे खींचा। आप अपनी स्टार्टिंग वैल्यू की वजह से घूम गए। आप वहां जाना चाह रहे थे, वो जाने नहीं दिया आपको। अब जरा ऐसे सोचो, मैं आपसे बोल रहा हूँ ये ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह से एक्ट करेगा, सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह। तो आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एफ जी मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रिपिटल। अब बताओ फॉर्मूला क्या हो गया, जी मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द सैटेलाइट बाई आर स्क्वायर ग्रेविटेशनल फोर्स। और बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर सेंट्रिपिटल फोर्स बनाना है तो क्या बनेगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। Yes. बेटा कितना आ जाएगा बताओ, अगर मैं एक आर आर काट दूं। सर रूट g me/r। हाँ, अच्छा चलो, मैं इस बच्चे के हिसाब से निकलवा देता हूँ पहले। अगर मैं एम एस काट दूं तो यू कितना मिल जाएगा, रूट। अब इसको क्या बोलोगे बेटा, ऑर्बिटल स्पीड बोल लोगे, इसी स्पीड से तो आप घूम रहे हो ना। तो ऑर्बिटल स्पीड पता हो तो आप क्या निकाल सकते हो कि सैटेलाइट किस डिस्टेंस पे है, निकाल लोगे ना। यस सर। ठीक है बेटा। अब इसी वाले फॉर्मूले से मुझे बताओ, अगर तुम सिर्फ एक आर काटते तो आपको मिलता जी एम ई एम एस बाई आर इक्वल टू एम एस यू स्क्वायर। दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, कुछ ऐसा मिलेगा, देख पा रहे हो। अब इसको आप लोग क्या कहते हो बेटा, सर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ये कितना दिख रहा है, हाफ जी एम ई एम एस बाई आर। सर हाफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में ऐसा है, और काइनेटिक एनर्जी आपने निकाल दिया हाफ जी एम ई एम एस बाई आर। तो टेक्निकली आपने देखा कि अगर मैं टोटल एनर्जी निकालूं, मैं ऐसे लिख देता हूँ बेटा, अगर आपको सही में समझ आ रहा है, ये टोटल एनर्जी है या मैकेनिकल एनर्जी है। तो देखो, हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल जाना था हमें। पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल गया माइनस जी मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द सैटेलाइट बाई सेंटर ऑफ अर्थ से सैटेलाइट की दूरी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो ऐसा था, बट जब हमने इसको निकाला तो ये हमारा आया हाफ जी एम ई एम एस बाई आर। अब बेटा मैं बोल रहा हूँ टोटल को ऐड करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, एक नेगेटिव है और एक हाफ पॉजिटिव है, तो हाफ नेगेटिव आ जाएगा। बेटा यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, No, sir. तो आप नो ये बात समझे कि मैं पूछूं कि टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो ये बात सही है, याद रहेगा। यस। जी गुड। सर। मैं लेटर से कि मैं इसको मैग्नीट्यूड को, इस वाले मैग्नीट्यूड को एक्स मानता हूँ, किस वाले को, मैं इसको ऐसे एक टर्म दे रहा हूँ जी एम ई एम एस बाई आर को मैं एक्स बोल रहा हूँ, एक टर्म बोल रहा हूँ। तो बेटा क्या आपको समझ आया कि टोटल एनर्जी विल बी माइनस एक्स बाई टू, काइनेटिक एनर्जी विल बी प्लस एक्स बाई टू एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस एक्स। क्या ये चीज़ आपको समझ आया। यस सर। वो बच्चों को ऑप्शन में ऐसे कंफ्यूज कर देंगे कि बेटा वो लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी। तो बच्चा सोचता है टोटल एनर्जी से कैसे ज़्यादा हो सकता है, बेटा वो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। बेटा अगर मैं आपको बोलूं कि टोटल एनर्जी इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी, क्या ये बात ट्रू है बेटा। सर मैग्नीट्यूड वाई दोनों सेम है। हाँ,
क्या आप ऐसा बोल सकते हो? नहीं ना? इसमें से कौन सा बड़ा है ये बताओ, अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखूं तो। अगर ऐसे लिखा हो तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, जल्दी बताओ। सर फॉल्स। Sir, false. हाँ, लेकिन मैग्नीट्यूड बाय टोटल एनर्जी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तब ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? सर ट्रू। Sir, true. अगर मैं बोलूं पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? False. सर मैग्नीट्यूड वाइज ट्रू। लेकिन अगर मैं यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ले लूं, सब ट्रू है। True. और बेटा दिस इज जस्ट ए बिगिनिंग, मैंने आपको आर्ट ऑफ अप्रोच बताई है, अभी क्वेश्चंस काफी करने हैं। क्वेश्चन की फॉर्म में समझाओ बेटा। आप लोग ये डेटा कैसे यूज कर सकते हो, या अब देखो बेटा कुछ बुक्स क्या करते हैं, बच्चों को कॉन्सेप्ट में ना पढ़ा के वो पन्ने ज्यादा बढ़ाते हैं। अब वो इसी आर को पता है क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस एच। बेटा आप बात समझ गए? आप खुद ही जानते हो कि भाई जब मैं आर ले रहा हूँ तो वो आर ई प्लस एच तो आप बोल ही सकते हो ना, हाइट सरफेस से लोगे तो। समझ गए? जी सर। तो पहले आपको स्मॉल आर से पढ़ाएंगे, प्लस फिर आर ई प्लस एच करके पढ़ाएंगे, और 4 बार पन्ने बढ़ाएंगे। देखो बेटा, अब मैंने आपसे एक बात पूछी, सपोज मुझे एक सैटेलाइट लॉन्च करनी है और मैं चाहता हूँ कि वो ऑर्बिट में जाके ऐसे घूम के ऐसे करने लगे, कुछ ऐसा होने लगे। तो मुझे बताओ लॉन्चिंग स्पीड मेरी कितनी होनी चाहिए अगर मैं चाहता हूँ वो आर वाले ऑर्बिट में घूमे? व्हाट शुड बी माई लॉन्चिंग स्पीड? अगर मुझे एक सैटेलाइट लॉन्च करनी है जो अर्थ के चक्कर काट रही है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई स्पीड बता दे, लॉन्चिंग स्पीड, दिस इज ऑर्बिट, तो कैसे निकालोगे? बेटा आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैं सरफेस पे और ऑर्बिट में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दूंगा। पॉइंट 1 पे कितना आता है बेटा, -g me मास ऑफ सैटेलाइट बाई रेडियस ऑफ द अर्थ। काइनेटिक एनर्जी लेट अस से एक्स से, मतलब एक्स क्या ले रहा हूँ मैं, हाफ मास ऑफ सैटेलाइट इंटू लॉन्चिंग स्पीड का स्क्वायर, इतना ले लिया। अब जब तुम इस ऑर्बिट में पहुंच जाओगे तो बेटा तुम्हारी एनर्जी कितनी होगी, टोटल आपने अभी निकाल लिए तो 10 बार मत करो, कितना आंसर आया बेटा बताओ, टोटल एनर्जी कितनी है, -12 GME ms/r इक्वल टू काइनेट, ये अपने आप काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है, -12 GME ms/r। बेटा क्या तुम x निकाल लोगे, तो क्या तुम u निकाल लोगे? Yes. तो या तो ये क्वेश्चन हेडिंग के ऐसे बेटा तुम ना बाद में हेडिंग डाल लिया करो, काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट, या स्पीड ऑफ द सैटेलाइट रिक्वायर्ड टू लॉन्च इट। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर ये सैटेलाइट के पास स्पीड नहीं होती तो किसके पास ज्यादा एनर्जी है, पॉइंट 1 पे या पॉइंट 2 पे? टेक योर टाइम और सोचो कि मैं अगर बोल रहा हूँ इसके पास काइनेटिक नहीं है,
देखो बेटा, वही क्वेश्चन पूछने में भाषा का अंतर रह सकता है, इसलिए मुझे भाषा भी सिखानी पड़ेगी। सैटेलाइट सरफेस पे है और सैटेलाइट ऑर्बिट में है। अगर ये यहाँ रेस्ट पे है तो किसके पास ज़्यादा एनर्जी है? बाहर पे? बाहर में तो घूमेगा ही घूमेगा। किसके पास ज़्यादा एनर्जी है, पॉइंट 1 पे या पॉइंट 2 पे? सर पॉइंट 2। हाँ बेटा, अब देख लो ना, वैल्यू निकाल के पुट करके चेक करके देख लो। अगर ये ऑर्बिट में घूम रहा है और एक बार आपने सैटेलाइट रेस्ट पे ली, तो एनर्जी एट 2 विल बी मोर देन एनर्जी ऑफ 1, और उतनी ही एनर्जी आपको देनी पड़ रही है जिसको आपने एक्स माना था। बेटा, मैं इसको तेल का खर्चा भी बोल सकता हूँ लॉन्च करने के लिए। आप मेरी बात समझ गए? आप उतनी ही काइनेटिक एनर्जी दोगे ना। रॉकेट जब नीचे बर्स्ट मारेगा तो वो इतनी स्पीड गेन करना चाहेगा ना जिससे वो लॉन्च हो जाए। क्या आपको मेरी बात समझ आई? जी सर। वो जी जो आपने सर। एक्स निकाला है ना, वो उसको दूसरी भाषा में पूछ देगा कि बेटा बताओ कितने का जूल का आपका वो खर्च होगा, तेल, ताकि आप अर्थ के सरफेस से उस ऑर्बिट में पहुंच जाओ। बेटा, अब क्या आप बच्चों की तरह खेल, और याद रखना जितना बाहर ऑर्बिट बनेगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो क्या अब तुम ये सब खेल लोगे कि सर वो पहले R1 पे था, अब वो R2 पे गया? तो इस प्रोसेस में उसको एनर्जी देनी पड़ेगी ना, फ्यूल और चाहिए ना ऑर्बिट चेंज करने के लिए। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस यस सर। सर। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी एक्स एनर्जी सप्लाई कर दोगे कि वो एक लोअर ऑर्बिट से बड़े ऑर्बिट पे चले जाए, तो आप यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी देखना और यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी देखना, उनका डिफरेंस निकाल देना। मैकेट 2 एंड मैकेट 1, इसका डिफरेंस निकाल देना, 2 माइनस 1 कर देना, तो आपको एक्स आ जाएगा। आपको मेरी बात समझ आई बेटा? हमें पता है कि ऑर्बिट 2 में एनर्जी ज़्यादा है, ऑर्बिट 1 में कम है। अब मैं एक्स दे दूंगा तो ऑर्बिट नंबर 2 पे चली जाएगी। इज इट क्लियर? इससे आप एक बात, यस यस सर। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द ऑर्बिट। अच्छा बच्चा, मैं एक पूरी क्लास अलग से केपलर के लिए लूंगा। आप उसमें देखोगे लेकिन कोई नया पॉइंट नहीं आ रहा है। अगर आपको सैटेलाइट ये सब समझ आया है, केपलर इज जस्ट ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन थी। अच्छा बेटे देखो, मैं एक पॉइंट बोल रहा हूँ। आपको मैंने एक गूगल क्लासरूम में एक असाइनमेंट दिया है ग्रेविटेशन का, आप लोगों ने देखा है? हाँ सर। बेटा, मैं हमेशा मान के चलता हूँ कि जो बच्चा रैंक 1 से 100 की तैयारी कर रहा है, उसी बच्चे को अपना बेस्ट देना आता है। अपना बेस्ट, 1 टू 100 रैंक नहीं चाहिए मुझको, तुमको अपना बेस्ट चाहिए। तो उस कंडीशन में अगर आप गिवन टारगेट्स को चेस करने की कोशिश करते हो तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तो आई होप सारे बच्चे उसको लगा रहे होंगे। और अगर आपको वो ज़्यादा बड़ा दिखता है तो उसको सेक्शन में डिवाइड कर लो कि सर मैं एक सेक्शन करूँगा। कोई बच्चे को लग रहा है वो अच्छा पढ़ रहा है तो रैंक बूस्टर से देख ले, उसको समझ आ जाएगा वो अच्छा पढ़ रहा है कि नहीं। ठीक है बेटा, मैं क्लास क्लोज करूँ? थैंक यू सर। हाँ वेलकम बेटा, मैं क्लास क्लोज कर रहा हूँ थैंक यू बेटा। सर। थैंक यू सर। हाँ वेलकम बेटा।